नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ आपको चारों मेहमानों से मैं मिलवा देता हूं। सबसे पहले मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, बहुत स्वागत आपका। और मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत आपका। आपसे रोजाना मुलाकात होती है हमारी वॉर रूम के अंदर, और इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बातें, और कैसी कैसी बातें वो भी आपको हम सुनाते हैं। तो अब पाकिस्तान के मंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन एक से बढ़कर एक बेवकूफाना बयान देगा, कौन ऐसे ऐसे बयान देगा जिस पर उनकी अपनी जनता हंसेगी। कोई कहता है हमने ये मिसाइलें जो है चौक पर टांगने के लिए नहीं बनाई हैं। हमने तो नहीं कहा चौक पर टांगो, क्यों परेशान हो रहे हो? जब मन करेगा चला लेना, आतिशबाजी कर लेना, उसका जवाब तुमको मिल जाएगा। कोई कहता है हमारे पास ये पाव किलो के एटम बम है, हाट से खरीदे थे तुमने, सब्जी मंडी से जाकर के ले आए थे। पाकिस्तान भारत के पास क्या फिर कुछ और है? कोई कहता है कि ये पानी रोकेंगे तो दरियाओं में खून बहेगा। अरे अभी पानी रोका कहां है? अभी तो कुछ किया नहीं है, उसके बाद इतना हड़कंप मचा हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान ने जो गलती की है, अब उसका सबक तो उसको सीखना पड़ेगा। यह गलती नहीं है, यह हिमाकत भी नहीं है, यह जुर्म भी नहीं है, यह उस सबसे बढ़कर है, और इसकी सजा भी उन सबसे बढ़कर होगी। साथ साथ आतंकी हमले में शामिल जितने भी इनके मददगार रहे, उन सबके घरों पर ब्लास्ट हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस सबसे बचने के लिए शायद पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग करने की एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन पिटा वहां पर भी, उसकी बात भी बताएंगे। अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती कैसे हो रही है, और एंटीशिप मिसाइल्स छोड़कर पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया गया है। उस सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को सबसे नई चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को कठोरतम सजा देगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा।
बहुत से लोग पूछ रहे हैं जब से यह हमला हुआ कि भारत क्या करेगा, कब करेगा, कैसे जवाब देगा पाकिस्तान को। हमारे यहां भी अधीर लोगों की कमी नहीं है, वो चाहते हैं कि अभी आतंकवादी हमला हुआ और कल को बस भारत रॉकेट निकाल के और अपने बम गोले दस्ते निकाल करके पहुंच जाए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दे। ऐसा नहीं होता है और ये तो आप पहले देख चुके हैं ना। भारत जब जवाब देता है तो पक्का जवाब देता है, लेकिन उसकी तैयारी के साथ और अपने वक्त पर जवाब देता है, और वो जवाब दिया जाएगा। इसलिए तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा कि इस बार हमला कहां से होगा, आसमान से, समंदर से कि जमीन से, कौन से हथियार से हमला होगा। और अब की बार पिछली बार तो चले कुछ दो दिनों के अंदर मामला जो है वो शांत हो गया था, अब की बार न जाने ये मामला कितना लंबा खिंच जाए। प्रधानमंत्री का दूसरी बार लगातार पब्लिक ब्रॉडकास्ट पर इस बात को कहने का मतलब ही यह है कि देशवासी पूरी तरीके से आश्वस्त रहे और पाकिस्तान बेचैन रहे, उसकी रातों की नींद हराम रहे, ये सोच सोच कर कि मोदी क्या करेगा, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो आइए इसी पर आज की बातचीत अपने मेहमानों के साथ शुरुआत करते हैं। सर, दूसरा बड़ा साफ खुले में प्रधानमंत्री का बयान जो दुनिया सुन रही है, और पाकिस्तान तो मुझे लगता है इस वक्त कान पर टीवी सेट लगाकर सुन रहा होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे सही बात कह रहे हो सौरभ जी, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्या करेगा। देखिए वहाँ के पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं कि अभी समझ नहीं आता मोदी करेगा क्या, उनको डर बैठा हुआ। देखिए आपको याद होगा जब उड़ी के बाद में पाकिस्तान ने सोचा था कि ये शायद क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सर्जिकल करेंगे। पुलवामा के बाद उन्होंने कहा ये सर्जिकल करेंगे, पहली बार ये स्ट्राइक कर दी बालाकोट में। यानी कि हर बार जहां तक पाकिस्तान सोचता है उससे 10 कदम आगे भारत सोचता है, और इस बार भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडस वाटर को रोक दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में कर दिया। यहाँ पर अब देखिए किस प्रकार से पानी के कंट्रोल जब आ रहा है वहां पर आग लगी हुई है, उनको कोई कह रहा है खून के दरिया बह जाएगी। प्रधानमंत्री ने दोबारा इसकी बात क्यों की है? इसकी बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय है कि करना जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो 26 नागरिकों का खून बहा है, ये देखिए यहाँ 2-3 चीजें उनकी पाकिस्तान के प्लान को प्रधानमंत्री समझ के हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, कश्मीर में जो शांति चल रही थी, पीस चल रहा था, उसको खत्म करने की कोशिश की है, और तीसरी बात शायद भारत की इकॉनमी को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करें। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, शायद आज दुनिया में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है कि आज भारत की स्थिति स्टेबल नहीं है। यही कारण है कि मैं बहुत खुश हूं कि आज जिस प्रकार से मैच्योरिटी से हमारी लीडरशिप इसका जवाब दे रही है और शांति से सोच समझ के हमारा काम हो रहा है, एक एक स्टेप नपा तुला, जिसका चोट पाकिस्तान को बहुत गहरी पड़ रही है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार हो रहा है। तो ये सब बातें देखते हुए आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकिस्तान है। और यही कारण है कि आप देखिए कि मोदी जी ने एक चीज निश्चित है, पाकिस्तान की सर दूसरी इस वक्त उसको प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी क्यों हो गई है। मैं आपके लिए केवल पढ़ के बता रहा हूं, कितने मुल्कों के देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके ये कह चुके हैं कि आतंकवादी हमला जो है बहुत कायराना हमला था और हम भारत के साथ हैं और भारत जो इसकी उचित कार्रवाई समझे करे। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ऊपर प्रधानमंत्री से बात की थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, नेपाल के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकेंड, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, नीदरलैंड्स के डिक शॉफ, यूके के केयर स्टारमर, श्रीलंका के राष्ट्रपति, इनके अलावा यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ईरान के मसूद पेजेश्कियान, ये तमाम वो लोग हैं और इसमें से आधे तो मैंने आपको बताया अरब दुनिया के लोग। तो उसकी तो प्रॉब्लम यह है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत कोई सबूत दे ना दे, दुनिया का हर मुल्क ये मानने के लिए तैयार है कि इस आतंकवादी पीछे के हमले के पीछे पाकिस्तान ही होगा, और कौन। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का नाम इतना बदनाम हो रखा है। कहते हैं कि जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उसमें से 87 टेररिस्ट वो हैं या तो वो पाकिस्तान के हैं या उनकी रूट पाकिस्तान के साथ है। और ये सच्चाई है कि पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि कोई टेररिज्म के अगेंस्ट अकेला कोई नहीं लड़ सकता। ये वर्ल्ड का एक प्रकार से प्रण है कि अगर आतंकवाद को हराना है तो हमने इकट्ठे मिलकर हराना है। और मुझे लगता है उसी तहत ये आप देखें कि जिस प्रकार से सपोर्ट मिल रही है भारत को, वो काबिल तारीफ है। मगर देखें, इंडिया ने एक प्रकार से ये सोचा है कि इस बार होल गवर्नमेंट अप्रोच होगी, ये एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी से जाया जा रहा है, ना कि जल्दबाजी करके।
सबसे पहला एक्शन था इकोनॉमिक एक्शन, जिस प्रकार से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, उसका इंपैक्ट इनको अभी पता नहीं चल रहा है। उनको इंपैक्ट आने वाले टाइम में लगेगा, जब 68% का जो इनका इलाका है वो बिल्कुल सूख जाएगा, या जहां पर बारिश होती है वहां पर वहां के फ्लड आएंगे। तो जब इनको पता चलेगा इंडस वाटर ट्रीटी का क्या इंपैक्ट था। दूसरा है डिप्लोमेट, अगर आप देखें कि पूरे इन्वायरमेंटल को शेप कर दिया, आज सारा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। आज हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कि आप इसको ग्रे लिस्ट पे डालें आतंकवाद के लिए, जिस प्रकार से पहली 4 बार डल चुका है। और अब जो लास्ट में होने वाला है वो है आपका काइनेटिक एक्शन, जिसको आप मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस बार जो अलग क्या होने वाला है जो पहले हुआ है। देखो ये याद रखो, पहले हमने जब भी एक प्रकार स्ट्राइक किया वो आतंकवादियों पे किया, चाहे उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया जहां पर 28 से 30 जो आतंकवादियों को मारा गया उनके लॉन्च पैड पे, या पुलवामा के बाद बालाकोट किया, जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था वो 90 किलोमीटर वो आपका पीओके में नहीं खैबर पख्तूनख्वा में घुस के मारा था। मगर इस बार अलग ये है कि सर ये पाकिस्तान को भी लग रहा है क्या कि इस बार हमला आतंकवादियों पे नहीं सीधा सेना पे होगा? यस, आपने सौरभ बहुत अच्छा बोला कि ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री ने ये साफ सुथरे शब्दों बोला, ये जो इसके आका हैं, जो इसको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, इस बार हमला उस पे होगा। तो अभी उसका सही का सही इशारा है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, और मुझे लगता है इसीलिए डर लगा हुआ है। आज पैनिक बटन है पाकिस्तान में। आज वो कह रहे हैं कि पाओ के जो ये टैक्टिकल वेपन है हम इसको इस्तेमाल कर देंगे। कहां ख्वाजा आसिफ कहता है हाँ हमने आतंकवाद 30 साल किया मगर अपने लिए नहीं किया क्योंकि अमेरिका, यूरोप और यूके ने बोला। तो ये सच्चाई है, एक बुखलाहट है पाकिस्तान में। और वो सर कुछ और तस्वीरों की वजह से भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सेनाएं अपना जोश पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। कुछ दिन पहले अरब सागर में आईएनएस सूरत ने मिसाइल का परीक्षण किया था। अब नौसेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। नेवी शिप्स ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग टेस्ट किए हैं। इस एक्सरसाइज के साथ ही भारतीय नौसेना ने देश पर बुरी नजर रखने वालों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। नेवी ने खुद एक वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा है, हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नेवी पूरी तरीके से सक्षम भी है और मुस्तैद भी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। युद्धपोतों से एंटी शिप मिसाइल्स जो है छोड़े जाने की तस्वीरें वो अब से थोड़ी देर पहले नेवी ने रिलीज की थी। इसके अलावा वज्र कोर की तरफ से भी अपनी एक्सरसाइज की तस्वीरें वो जारी की गई हैं। इनका मकसद दुश्मन का मोराल डाउन करना भी है और देशवासियों का हौसला बढ़ाना भी है। मार्शल साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं परीक्षण के जरिए कि जहां तक सवाल है सटीक तरीके से अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों तैयार हैं। इसमें दो सेनाओं की, वायुसेना की और नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर हमें घेराबंदी करनी हो कि उनके पास जो लॉजिस्टिक सप्लाई हो ना पहुंच सके, या हमें उनके निशाने को जो दूर वाले हैं उनको निशाना बनाना हो। अब सौरभ इसमें एक खास बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ध्येय क्या होगा, आखिर हम करना क्या चाहते हैं। अगर ये लड़ाई हम करना चाहते हैं जिसके लिए पॉलिटिकल विल, राजनीतिक जो हमारी दृढ़ता है वो होनी चाहिए, जो बार बार मोदी जी अपने भाषणों में दिखा रहे हैं। देश तैयार हो रहा है और देश में एक गुस्से का अंगार भरा हुआ है। वो इसको चाहते हैं एक चैनलाइज करके, जिससे कि इस बार जो हो आर पार की लड़ाई हो। आर पार में होना क्या चाहिए, जब तक पाकिस्तान खंडित नहीं होगा, टेररिस्तान खंडित नहीं होगा। बलूचिस्तान में अपनी अलग लड़ाई चल रही है, वो लड़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ाई चल रही है, सिंध में भी चल रही है। ये 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के अगर इस बार कुछ हुआ। और जब तक वो हम एम नहीं कर लेते, उसके लिए शायद हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ग्लोबल स्टेज में हमें सपोर्ट मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। ये जो सारे जगह के लीडर्स हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका एक मतलब है कि अगर वो टैसिट सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे ट्रंप ने कहा है कि ये आपस में कर लेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ट्रंप अगर कल हमें तय करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करना है, तो ट्रंप नहीं बीच में घुसने वाले। बोल चुके हैं आपस में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संकेत है पाकिस्तान के लिए। उनको अब बिल्कुल कांपना चाहिए। दूसरी बात यह है हमारी तैयारी कैसी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जहां तक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, क्योंकि हम इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं, लोग मिसाइल्स आती हैं बाहर से भी, फ्रांस की भी मिसाइल हमारे पास हैं, रशिया की भी हैं, लेकिन उसमें हम सक्षम हैं। हम अपनी
जो वो है मिसाइल प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते हैं। मैं खुद रहा हूं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, मुझे पता है वहां क्या, चाहे वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हो, चाहे ग्राउंड टू एयर की मिसाइल्स हो, एयर टू एयर हो, या कोई सीकर मिसाइल हो, वो सब की हम ताकत बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं, जो सस्टेनेंस ऑफ वॉर के लिए बहुत जरूरी होती है। पाकिस्तान को पता है, वो भी करते हैं, लेकिन नंबर्स उनके पास नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको असला चाहिए। कहां से आपके पास मिसाइल्स आएंगे, कहां से आपका एम्युनिशन आएगा? जब तक वो नहीं है, लड़ेंगे कैसे? तो हमें ये पूरा विश्वास है। आपके माध्यम से मैं देश को कहना चाहता हूं कि लड़ने के लिए सेनाएं तैयार हैं, उसके पीछे एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात कही जाएगी टेलीविजन स्टूडियोज में। ठीक है, और एक अगर ये मामला लंबा चला तो उसके लिए जितने संसाधनों की जरूरत है हमारे पास तो है, पाकिस्तान का पता नहीं है, उसके पास नहीं है। नहीं है। एक तरफ आपने इंडियन नेवी की तस्वीरें देखी, दूसरी तरफ आर्मी भी पूरे एक्शन में है। मैं कुछ उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। वज्र कोर की आर्टिलरी एक्सरसाइज देखकर भी पाकिस्तान में इस वक्त खूब लोगों के अंदर दहशत है। गोल्डन एरो गनर्स के आर्टिलरी अभ्यास पे फायर पावर का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। सर्जिकल एक्यूरेसी और रिफ्लेक्स का अद्भुत कॉम्बिनेशन इस एक्सरसाइज के जरिए देखने को मिला है। जो आप देख रहे हैं ये वज्र कोर की एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। इसके बारे में आपको जनरल कोचर और बता पाएंगे। जनरल साहब देखिए, जो हमारी अभी तैयारी हो रही है, ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बात करूं कि कारगिल की लड़ाई के बाद जो भी कमियां फौज में थी, हमारे पास उस टाइम पे बफोर्स था, आज हमारे पास धनुष गन है, हमारे पास वज्रा K9 है, और हमारे पास अभी रिसेंटली आपने देखा एक हफ्ता पहले हमने MR सैम का एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च हुआ है। ऊपर से हमारे पास आकाश S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम है आज। तो अगर मैं आपको गिनाऊं जिस टाइप की वेपन प्लेटफॉर्म्स आज भारत के पास हैं, जो शायद 1999 में भारत के पास नहीं थे, और आज हमको पाकिस्तान में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी मिसाइल्स की जो रेंज है वो पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, और अगर हम चाहें तो देश के अंदर से ही जितने भी उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं। अब ये बौखलाहट आप देखिए पाकिस्तान में, आज की न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने कोशिश करी है एक साइबर अटैक करने की, और इंडियन आर्मी की 2 वेबसाइट्स को टारगेट किया है, आर्मी नर्सिंग कॉलेज और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। अब आप देख लीजिए कि इनकी जो बौखलाहट है, और ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कोई ऑपरेशनल वेबसाइट ही नहीं है, ये एक्चुअली वेलफेयर वेबसाइट्स हैं, उनको इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश करी है। तो ये, और दूसरा एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूँगा, जो कल बयान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का है दैट वी आर रेडी फॉर अ न्यूट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट। अब आप इसको देख सकते हैं कि जो पहले की जो स्टेटमेंट थी, जो इनका द रेजिस्टेंस फ्रंट था, उसने कबूल किया था इस अटैक को, अब वो बोलता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान हिल चुका है जिस तरीके से भारत की एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे आपने अभी इसको नेवी का वीडियो दिखाया, हमारे जो एयरफोर्स ने एक्साइज आक्रमण अभी किया है, जिसमें सुखोई और रफेल को एक एक्सरसाइज में हमने उसकी प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला आएगा तो हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी इसको सक्षम आज हमारी ये फौज है। और जैसे अभी आर्मी का आपने अभ्यास देखा, इसको वज्र कोर का, और जो हमारी स्ट्राइक कोर्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो स्ट्राइक कोर आज बिल्कुल तैयार है। उसमें से 21 कोर में मैं खुद रहा हूं, और मैं इसको जानता हूं कि हमारी स्ट्राइक कोर में आज कितनी ताकत है। पाकिस्तान के जो भी डीप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और लास्ट में अपना जिक्र अपना करूंगा हमारी स्पेशल फोर्सेस का, जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेस आज हैं, उनके पास पूरे सोफिस्टिकेटेड और जो उनके पास आज हथियार है, शायद पाकिस्तान फौज भी
वो वाले हथियार नहीं रखती है। और ये जो ऑपरेशन होगा भारत जो लॉन्च करेगा, इसमें स्पेशल फोर्सेस, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स भी स्पेशल फोर्सेस ने एक चीज सर बतानी चाहिए आपने, क्योंकि बड़ी डिटेल में बताया हमारी तैयारियों के बारे में। बहुत से लोगों को लगता होगा कि जब युद्ध के हालात बन जाते हैं या जब ऐसी कोई जरूरत आ पड़ती है फोर्सेस को मोबिलाइज होने की, तभी सब प्लान बनाया जाता होगा। अच्छा भाई बताओ कहां जाना है, किस पर हमला करना है। तो फौज तो हमेशा तैयार रहती है, ये बताया जाता है ना। अब तो एक्टिवेट होगी केवल। एब्सोल्युटली करेक्ट सौरभ, ये सच्चाई है। इफ यू आर, अगर आपको पीस चाहिए तो आप लड़ाई के लिए हरदम तैयार रहें। और मुझे लगता है यही मंत्रा भारत का है। भारत की जो फोर्सेज हैं वो हरदम 24/7 तैयार हैं, उसकी ट्रेनिंग करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है, और अब वो डिस्प्ले भी कर रही है। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अब डर और खौफ लगा हुआ है, क्योंकि भारत के पास काबिलियत और क्षमता लंबे लड़ाई लड़ने की। क्या पाकिस्तान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? उसकी इकॉनमिक कंडीशन आप देखें, टूटने के कगार पे $182 बिलियन का उसका कर्जा है, फॉरेन रिजर्व घट के $10 बिलियन के करीब रह गया है। तो ये इस हालात में पाकिस्तान एक प्रकार से बुखला गया। क्या बात करता है? न्यूक्लियर हथियार, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, ये वेपन नहीं हैं लड़ाई के, ये डेटरेंस के हथियार हैं। मगर पाकिस्तान जैसा देश को यह समझ नहीं आता कि अगर उसने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार भारत की तरफ इस्तेमाल कर दिया तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो बहुत पुख्ता है, जिसके अंदर ट्राइड है। ट्राइड जो है वर्ल्ड में 5 ही देश हैं जिनके पास क्षमता और काबिलियत है कि वो आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। और दुश्मन को यह नहीं पता चलेगा कि सबमरीन आपकी कहां। कहने का मतलब है अगर गलती से भी गलती पाकिस्तान ने कर दी और एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान अगले 24 घंटे में मिटा देगा। बात है, मुझे लगता है वो केवल ही अपने लोगों को खुश करने के लिए। मगर ये सौरभ क्या होता है कि कई बार आप जब ये कह रहे हो तो हमें भी अपने लोगों को बताने के लिए कि भाई ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है ये एक प्रकार दिखावा है। इनको ये भी नहीं पता टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है। सर इस वक्त तो पाकिस्तान की हालत ये लग रही है कि वो भारत से बार बार कह रहा है मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो। रात भर सर एलओसी पर फायरिंग हुई है। अब उसकी भी पूरी खबर अपडेट हमारे पास है। पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों के बयान, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक ने तो ऐसा कॉमेडी शो कर दिया, उनके मंत्री ने कहा देखिए हमने पाकिस्तान की, भारत की इकोनॉमी को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई, आपने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब भारत के हवाई जहाजों को चक्कर लगा करके जाना पड़ रहा है, उनको इतना तेल फूकना पड़ रहा है। अरे बेवकूफों, ये एयरलाइंस हमारी जब तुम्हारे देश के ऊपर से उड़ के जाती थी तो इससे ही तुम्हारी 4 पैसे की आमदनी हो जाती थी। ये एयरलाइंस तुमको कुछ डॉलर दे देती थी। अब टैंक में तेल कहां से भराओगे? मैंने आपको दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन में दूसरी बार बयान, जिसमें उन्होंने फिर कहा पहलगाम आतंकवादी हमले में जिन निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और इंसाफ मिलता है जब आप गुनहगार को सजा देते हैं, और इस मामले का गुनहगार है पाकिस्तान। 20 मुल्कों के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कह चुके हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दुनिया में एक अदद देश नहीं है इस वक्त जो ये कह रहा हो कि पाकिस्तान के ऊपर आरोप न लगाया जाए। दुनिया मान रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान ही है। इवन चाइना ने सख्त लफ्जों में इस आतंकवादी हमले की निंदा की। अब तक एक ऐसा बयान नहीं है, ना ही कोई अंदेशा इस बात का है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की साइड लेगा। और ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए अजीब अजीब किस्म के बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं जिनकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आपको कश्मीर से एक अपडेट देता हूं। आपने देखा होगा कल कुछ आतंकवादी जो इस हमले में शामिल थे, एक दो उनके घरों पर, और कुछ और आतंकवादी जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं या कश्मीर में हैं, छिपे हुए हैं, उनके घरों पर एक्शन हुआ था। घरों में ब्लास्ट करके घर उनके गिराए गए थे या बुलडोजर चलाया गया था। 12 घंटे के अंदर 4 और आतंकवादियों के घर जो हैं वो तबाह किए गए। देखिए आप, कुपवाड़ा, शोपियां, बांदीपुरा, पुलवामा में ये कार्रवाई हुई है। लश्कर और ये टीआरएफ जो पिलपिला गया, जिसने पहले इस पुलवामा पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली और फिर बाद में कहा नहीं हमारा तो सोशल मीडिया हैंडल हैक कर लिया था इंडिया ने, हमने ये हमला नहीं कराया। तो ये साफ बताता है कि जब दबाव पड़ा तो फिर इनके पीछे बैठे आकाओं ने कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी वजह से हम भी मारे जाएंगे। लेकिन अब तक कुल 9 आतंकवादियों के घरों के ऊपर इस किस्म का एक्शन हो चुका है। अब मैं जरा उन लोगों की बात करना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो ब्लीडिंग हार्ट्स हैं, मतलब भारत के अंदर बहुत से लोग जो हैं, कोई कह रहा है पानी बंद मत करो, अच्छा नहीं है, हम लोग बहुत संयम वाले मुल्क हैं, बहुत अच्छे दिल का मुल्क है हमारा, हम बहुत अच्छे लोग हैं।
और कोई कह रहा है ऐसे घर आप गिराते हो तो आप आतंकी के परिवार को सजा क्यों देते हो। इनको भी अब थोड़ा हम जवाब देते हैं। ये घर जिसमें वो रहा, पैदा हुआ, इतना बड़ा हुआ आतंकवादी, इस लायक हो गया कि वो AK-47 उठा सके और RDX का बम बना सके, ये उसके मां बाप को नहीं पता था क्या? जब वो LOC क्रॉस करके आतंकवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया, ये उसके मां बाप को नहीं पता था क्या? क्या उस वक्त उन्होंने पुलिस को या आर्मी को बताया कि मेरा बेटा घर से गायब हो गया है और मुझे लगता है कि वो आतंकवादियों की फौज में शामिल हो गया है? तो आज रोना किस बात का? यह सजा मिलनी चाहिए। पानी बंद मत करो साहब, पानी बंद करना इनह्यूमन है। इंसानियत दिखा करके उन्होंने 28 लोगों के सर में गोली मारी थी और पानी बंद किसी ने किया नहीं है, कहा है कि करेंगे। तब तो यह हालत है पाकिस्तान की। जिस दिन कर दिया तो आप अंदाजा लगाइए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के जो जनता है, जो उनकी पब्लिक है, वो खुद ही अपने नेताओं के बाल नोचेगी अगर वो दिन आ गया तो। और ये मोहलत ही दी गई है पाकिस्तान को कि वो उस हद तक हमें मजबूर ना करो, पहले ही अपने यहां पर ये जितने तुम्हारे आतंकवादियों के स्कूल चल रहे हैं, मॉन्टेसरी से लेकर के PhD के, इन सबको बंद करो। लेकिन सजा तो फिर भी दी ही जाएगी। तो ये मैंने आपको दिखाई तस्वीरें, कश्मीर की तस्वीरें। अब मैं आपको दिखाता हूं एक खबर जो है हमारे पास इस वक्त सर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमला करने के लिए आए पहलगाम के अंदर, इनमें ऐसे आतंकवादी भी थे जो कि अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके हैं। ये लश्कर के ही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बैटल हार्डन्ड आतंकवादी थे। ये हम सुनते थे 90 के दशक में कि वहां से लोग आया करते थे यहां पर लड़ाई जंग लड़ने के लिए। ये मुझे लगता है पिछले 20 सालों के अंदर मैंने तो कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं सुना ऐसा। ये किसी ट्रेंड की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है सौरभ जी के ये दिखा रहा हूं उनकी डेस्परेशन, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अफगानिस्तान में आतंकवादी हैं वो थोड़ा बेहतर ट्रेंड है, और उनके पास वो हथियार भी जो अमेरिका छोड़ गया था वहाँ पर, जो तालिबान के कब्जे में है, उस तरह के हथियार खैबर पख्तूनवा इलाके में अफगानिस्तान में खुलेआम बिक रहे हैं। चाहे वो राइफल हो या स्नाइपर राइफल हो या स्टील कोटेड बुलेट, खुलेआम बिक रहे हैं मतलब वहाँ पे बाजार लगे हुए, हाट लगे हुए वहाँ पर खैबर पख्तूनवा। आप चाहिए क्या चाहिए आपको? रॉकेट लॉन्चर चाहिए, RPG चाहिए, AK-47 चाहिए, M16 चाहिए, किस तरह की राइफल? ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट बिक रही है वो। कितनी बार आप देखें कि जाके, और यही कारण है कि आज जो वहाँ पर पाकिस्तान फौज क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, क्योंकि हर आदमी का हथियार है। आज TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आज ये बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, परसों भी वहाँ कैजुअल्टी पाकिस्तान की। तो ये जो बात है, जो वहाँ से जो लोग लेके आ रहे हैं, ये जो हथियारबंद और बेहतर ट्रेंड है, ये सोच रहे हैं कि शायद भारत की सेना को शायद ज़्यादा वो कर पाएंगे, लेकिन भारत की सेना तैयार है, ट्रेंड है, और इनको पहुँचाएंगे कहाँ? सीधा जहन्नुम में। कहते हैं कि भारत की सेना न्याय करे, जो लोग क्या न्याय करे, न्याय करवाते हैं हम। अच्छा सर, एक मंत्री है वो भी कह रहा है मेरी डोज कहाँ है, तो वो भी देनी है। वो ये इनका रेल मंत्री है, इसका नाम है हनीफ अब्बासी। ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहा है कि हमारा पानी बंद किया तो हम सांस बंद कर देंगे। पानी बंद किया तो तुम सांस लोगे कितने टाइम तक? एक बात। दूसरा उन्होंने कहा हमारे पास शाहीन जैसी मिसाइल है, गौरी जैसी मिसाइल है, गजनी जैसी मिसाइल है, होगी, हमें क्यों बता रहे हो? और वो कह रहा है हमने ये सजाने के लिए नहीं बनाई, सजाने के लिए नहीं बनाई है। तो पहले तो जाओ उनकी ऑयलिंग कराओ, देखो कहीं जंग वंग तो नहीं लग गया है उनमें। और पानी बंद किया तो फिर भारत जंग के लिए तैयार रहे। तुम्हारे कहने के पहले हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तुम अपनी तैयारी करो। सुनो इनकी बात। खत्म करने की कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूं और एक जिम्मेदार की हैसियत से कहता हूं, तो मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए।
तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। तो अब इसने तो ऐसी बात कर दी इस आदमी ने, इसको तो जवाब देना बनता ही है। हनीफ अब्बासी पाकिस्तान का रेल मंत्री, इसको आप सुन रहे थे, इसने कहा, क्या कहा इसने भारतीयों को? बनिया। ये कहते हैं डेरोगेटरी सेंस में, इनको लगता है बनिया। भाई हमारे यहाँ पर एक बड़ी हमारा एक बड़ा अपने आप में हम जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं और जो बड़ा प्राउड समाज है, बनिया समाज तो बड़ा प्राउड समाज होता है, इनको मालूम नहीं है वो सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही तो ये चिढ़े हुए हैं। दैट मीन्स आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको लेके चिढ़े हुए हैं। वहां पर ये रेल मंत्री हैं और बातें कर रहे हैं, रक्षा मंत्री को करनी चाहिए। इनको पता है कि हमारी मिसाइलें कहां रखी हुई हैं, किस तरह का देश है, और ये सबसे कहलवा रहे हैं। इसका मतलब कि इतना डर बैठ गया है कि पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहा है। अरे अभी वहां तक की बात कहां हुई है? और अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, अगर वाकई आप सक्षम हैं, तो कोशिश करिए। हमको पता है आपने सजा के नहीं रखा है। और मैं एक बात बता दूं सौरभ, ये अंदर की बात है, इनकी कोई मिसाइल चलने वाली नहीं है, या आप लिखवा लो। एक बार ट्रंप ने कहा था ना कि दैट लिटिल मैन इन नॉर्थ कोरिया, ही इज थ्रेटनिंग मी, हिज मिसाइल विल नॉट वर्क, माइन विल वर्क। ये वही बात है, हमारा बटन काम करेगा, तुम्हारा बटन काम नहीं करेगा। तो जहां तक बात है, कहने की बातें हैं, अपनी जनता को साहस दे रहे हो, उसका हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि तुम कुछ कर पाओगे, उसके लिए ये क्या गिना रहे हैं? मैं खुद मिसाइल्स में रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस में हमारे पास सब रेंज की मिसाइल है। 8000 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं। तुम तुम्हारे दायरे में हो मारने के लिए। हाँ, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैच्योर कंट्री है, हम जो भी एक्शन लेंगे वो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप नाम लेके बताएं हमारे पास कौन सी मिसाइलें हैं। वो मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देश में ये चिंता ही नहीं है, देशवासियों को पता है। एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है इनकी, कहते हैं उसका, वो उसको जिम्मेदारी दी हुई है न्यूक्लियर वेपन्स की और मिसाइल्स की। हमारे पास भी है, लेकिन जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं था कमांड बन गई। कमांड में चलने वाला असला भी तो होना चाहिए। कितनी बार इन्होंने प्रैक्टिस की है, सिर्फ टेस्ट के टाइम में कोई मिसाइल चलती नजर नहीं आती है। और मैं आपको बता रहा हूं, आई एम फ्रॉम एयरफोर्स, हमें इनकी किसी भी मिसाइल से कोई दहशत नहीं है। अगर दहशत नहीं है, उसकी तैयारी है, लेकिन दहशत नहीं है। हमें पता है किसका क्या हश्र होगा। हमें मतलब वो पहले तो वो उड़ने नहीं वाली, उड़ने वाली नहीं है, बटन नहीं चलेगा, कहां जाएगा, कहां का निशाना मारोगे। और निशाना मारने के लिए जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होती है, तुम निशाना यहां मारोगे, जाएगा वहां। तो बेसिक बात यह है कि मिसाइल है, आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन रेल मंत्री को यह कहने की क्या जरूरत पड़ी? सेनाध्यक्ष कहते, वायु सेनाध्यक्ष कहते, रक्षा मंत्री कहते, रक्षा मंत्री तो खुद ही कह चुके हैं कि हम तो पहले उसमें थे, हम तो आतंकवाद करते थे, 30 साल तक करते थे, अब नहीं करते, अब सुधर गए। एक चीज मैं और इंडियन व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई चीज इजाद नहीं की, नॉट इवन सिंगल इन्वेंशन। और इन्वेंशन तो छोड़िए, इन्वेंशन तो बड़ी चीज हो जाती है, कोई ढंग की असेंबली का काम भी इन्होंने आज तक नहीं किया कि भाई 4 जगह से सामान लिया, उसको जोड़ के कुछ बना लो। ये इनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है, वो न्यूक्लियर वेपन की हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ये खैरात की है, चोरी की है, ये भीख की है या चोरी की है। या तो इनका ऑल वेदर फ्रंट चाइना, वो भी ऑल वेदर नहीं रह गया क्योंकि इस बार गर्मी में इनके काम नहीं आएगा। उसने कुछ इनको सप्लाई किया हुआ है, इनके फाइटर जेट से लेकर के कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी। और इनका जो न्यूक्लियर बम है, वो तो दुनिया में किताबें लिखी हुई है, बुक शेल्फ भरे पड़े हैं, कैसे इन्होंने दुनिया भर के अंदर वो टेक्नोलॉजी चोरी की, स्मगल की अपने यहां, और तब इन्होंने, और उससे ये अपने फलूदा वाली मिसाइल से डरा रहा है हमको। देखो, सच्चाई है कि सौरभ, AQ खान ने जिस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट चुराया था यूरोप से, और उसके तहत इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए, और इसके अलावा जब बना लिए तो इन्होंने ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची है, लीबिया को बेची है, नॉर्थ कोरिया को दी है, कहीं ना कहीं ईरान को भी देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की पॉलिसी जो है चोरी छिपे सब चीज़ें लेना, मगर वाकई है कि जो इनके पास सामान चीन का बना हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग का, वो चलेगा नहीं। और भारत के पास हर चीज़ के लिए पुख्ता इलाज है, चाहे हमारी मिसाइल हों, चाहे हमारे रॉकेट्स हों, चाहे हमारी बाकी जो काबिलियत हो। आज हमारे पास आधुनिक से आधुनिक हथियार हैं, ये ओपन फोरम में, इसमें कोई जरूरत नहीं। जैसे हम इंडिजिनियस हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। हाँ, वही मैं यही कहने वाला था कि भारत एक ऐसा देश हो गया कि किसी जमाने में
77% हथियार हम बाहर से खरीदते थे। आज जो है भारत खुद हथियार बनाता है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में अब हमारा नजरिया है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। 25,000 करोड़ का अभी हमने अपना सामान एक्सपोर्ट किया। 2 कॉरिडोर बना दिए हैं भारत में, डिफेंस कॉरिडोर, एक नॉर्थ में बना दिया यूपी और साउथ में बना दिया तमिलनाडु। अब सारे हथियार हम बना रहे हैं ज़्यादातर। अब कोई सोच सकता था 15 साल पहले या 20 साल पहले कि हम एक पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना देंगे। INS विक्रांत हमने बना दिया, मिसाइलें हमने बना दी, सबमरीन हम बनाते हैं, हम जहाज बना रहे हैं, हम तेजस मार्क 1 अल्फा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है उसको हमने बना दिया है। हमने अब जो आटी की गन जो बॉफर्स की बात होती थी जो हमने ली थी उसके धनुष जो बड़ा नजदीक बना दिया और एडवांस टोर्ड आरटी गन सिस्टम, वो कहते हैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा आरटी सिस्टम है जो 48 किलोमीटर है। तो एक के बाद एक ये है। आप देखें कि कितने देश भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। ये पूरा फिलीपींस देखें, आप इंडोनेशिया देखें, वियतनाम देखें, वो ब्रह्मोस लेना चाहते हैं, वो तेजस मार्क एग्जैक्टली सर, मैं एक बार तो ये सच्चाई है। कहां भारत और कहां पाकिस्तान। जनरल कोचर भी एक बार बता दें सर, क्या असलियत क्या है इनके आर्सेनल की, कन्वेंशनल वेपन्स की? ओके, मैं बताता हूँ। इनकी असलियत ये है कि इनके पास जिस शाहीन को मिसाइल की बात करते हैं उसकी मैक्सिमम रेंज है 2800 किलोमीटर्स। वो मैक्सिमम रेंज है जहाँ तक पाकिस्तान पहुँच सकता है। और वो कैसे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पे भारत में S-400 लगा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए, MR-SAM लगा हुआ है, आकाश मिसाइल सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, एयर डिफेंस का जो हमारा सिस्टम है। तो मैं आपको ये जो जितनी भी मिसाइल्स की बात करते हैं ना, इसमें एक भी मिसाइल भारत के अंदर आने से पहले ही, जैसे ही अंदर आती है वहीं पे नष्ट हो जाएगी। आप जानते हैं कि S-400 की रेंज जो है वो इनको दूर से ही 400 किलोमीटर की रेंज है, उसके दूर से ही उसको नष्ट कर देगी। और मैं अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो उसको मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, तो आप देखिए हम अग्नि के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। आज पाकिस्तान का कोई भी कोना नहीं है जहां पे हमारा पूरा जो एक अम्ब्रेला है इसको मिसाइल्स का, हम उसको टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा, मैं इनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आपके लोकेशन जहां जहां पे आपने अपने मिसाइल लॉन्चर्स रखे हुए हैं वो सारे रजिस्टर्ड टारगेट्स हैं। अच्छा। आप इसको गलती भी मत करना। इसको वहां से अगर आपका एक फायर आएगा तो आपके जितने भी रजिस्टर्ड टारगेट्स हैं, जो इसकी ग्रिड रेफरेंसेस हमारे पास है, आपके हर एक जगह इस टारगेट्स को इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप इसको रेल मंत्री क्या जानते हैं डिफेंस के बारे में, और जो वो एक प्रोपेगेंडा टाइप स्पीच है जो इनका एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है जिसको ISPR बोलते हैं। जी हाँ। ये ISPR ये सारे मिनिस्टर्स को बोलता है कि आप ये बोलो, आप ये बोलो, कुछ तो करेंगे। आफ्टर ऑल 24 घंटे हैं, कितने घंटा सोएंगे, कुछ तो करना ही है। मोरल डाउन है, किसी तरीके से बयानबाजी तो कर ही सकते। अब आपको पाकिस्तान के अंदर मची अफरा तफरी वो तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। भारत ने केवल ऐलान किया कि हम सिंधु जल समझौता फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन अभी ना किसी का पानी रोका, ना कहीं कोई चैनल में हमने पानी बढ़ा करके पाकिस्तान के अंदर नदियों का जल स्तर बढ़ाया। अब ये पाकिस्तानियों को सपने आने लग गए हैं। कभी उनको डर लगता है कि हमारी नदी का पानी नीचे जा रहा है, कभी थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि नहीं हमारी नदी का पानी तो बढ़ता जा रहा है। इसे कहते हैं डर। और इस डर के बाद अब पाकिस्तान के सारे जो सरकार में बैठे उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत अपने आप ये फैसला नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड बैंक ने फैसला कराया था। वर्ल्ड बैंक ने आपको कुछ बोला है जब से हमने ऐलान किया है कि हम इस समझौते को होल्ड पर डालते हैं? नहीं, इस बार कोई नहीं आएगा बीच बचाव करने के लिए, ये आपको भी समझ लेना चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया या भारत ने ज्यादा पानी छोड़ दिया, हमारे शहरों के अंदर जो है वो बाढ़ आ जाएगी। और POK के अंदर तो ये बताया गया कि मुजफ्फराबाद में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई है, मतलब पानी से बढ़ते पानी से बचने के लिए एक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हो रही है, चैनल्स पर ये बातें हो रही हैं कि भारत ने जो है बहुत तेज पानी छोड़ दिया है, कहीं पर हमारी जो नहरें हैं वो नहरें डूब जाएंगी, हमारे शहर डूब जाएंगे।
और कभी वो कहते हैं कि पानी भारत ने रोक लिया, तो आप पहले तय तो कर लीजिए कि भारत ने किया क्या है। कि वजह यह है कि सिर्फ पैनिक है। भारत को जो करना है वो करेगा जरूर, लेकिन आपको फिलहाल समय दे रहा है सुधर जाने के लिए। और कल ये खबर हमने आपको दी थी कि गृह मंत्री ने, जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उनको ये कहा था कि एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए जो हमारे हिस्से का पानी है। और उसके बाद CR पाटिल साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया, उसकी बात हमको करनी चाहिए। श्रीवास्तव साहब, उन्होंने कहा कि ये पानी जो है इसकी वजह से पाकिस्तान युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। तो अगर इस पानी का सही इस्तेमाल हमारे नेताओं ने पूर्व में किया होता तो शायद भारत को गोली चलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छा प्रश्न रखा है देश के सामने। अगर ये पानी जो कि जीवन का संसाधन होता है, इसके ऊपर आपने पहले से लगाम लगाई होती तो पाकिस्तान पर लगाम लगी होती। लेकिन ये बात हो गई पुरानी, इतने सारे जंग हुए, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन हमने पानी कभी नहीं रोका। तो अभी आता है कि आपकी सहन शक्ति कब तक रहेगी। अभी क्या है, अबेंस में डाला है। अबेंस डालने का मतलब यह है अब हम उनसे डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं कि पानी कब छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे और क्या होगा। इस सस्पेंस ने ही मार दिया है। इस सस्पेंस ने इतना मार दिया कि वहां के रेल मंत्री तक ऐसा बयान देने लगे जैसे वो रक्षा मंत्री नहीं प्रधानमंत्री हूं। मुझे तो ये बयान समझ में नहीं आया कि रेल मंत्री को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये जो खलबलाहट मची है, इसको देख के मैं आश्वस्त होता हूं कि अभी उनके पास इसको डेटर करने का, इसको रोकने का कोई साधन नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। कभी कह रहे हैं पानी बढ़ा दिया, ज्यादा पानी छोड़ दिया, बढ़ा दिया, कभी कहते हैं घटा दिया। और ये ट्रीटी जो है, जो कोट करते हैं, ये अगर हम रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें जिस फॉर्म में ये ट्रीटी है, जो आपने कहा था ना, यू बिकम टोटली टेक्निकल, तब भी ये मर जाएंगे, तब भी ये मर जाएंगे। केवल लेटर पे फॉलो कर, लेटर फॉलो टू द लेटर, नॉट टू द स्पिरिट। ओके, दिस इज गुड एनफ फॉर दैट। अब जरा बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पाकिस्तान की राजनीति के अंदर। सारी जिंदगी तो इनके माता पिता ने इनको विदेश में पढ़ाया। इनकी माताजी बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हो गई तो पार्टी चलाने के लिए इनके पिताजी इनको वहां से वापस ले आए। लेकिन अब और ऐसा आदमी देश भी चला सकता है, ये तो केवल पाकिस्तान में मुमकिन है कि जिस आदमी को अपनी वतन की जुबान ना बोलनी आती हो, जिसको अपने लोगों की भाषा ना समझ में आती हो, ना वो बोल पाता हो, उसको उन्होंने अपने देश का विदेश मंत्री बना दिया और अब इसको बना रखा है उन्होंने वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट का हेड। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं और अगर ये जंग हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे। ये भारत को डराने से ज्यादा मुझे लग रहा है अपने लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं। मक्कारी की कोई शक्ल होती है तो ये थी जो आपने देखी। इतने बेशरम लोग हैं, कह रहे हैं कि 4 जंगें हो गई, कभी हमारा ये पानी का समझौता टूटा नहीं, कभी भारत ने ऐसा नहीं किया। जंग में तुम खून बहा रहे थे और मन में ये पाने बैठे थे कि अच्छा भारत ये काम तो कभी नहीं करेगा। जंग है तो है, तैयार रहो फिर हर चीज के लिए। दुनिया में तो केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, जाने किस किस तरीके के हथियार बना रखे हैं। सेनाओं के पास हथियार है, क्यों है? जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तुम ही लोग तो कहते हो ना कि हमने हार्ट में लगाने के लिए नहीं बनाए न्यूक्लियर हथियार। तो जंग में सब कुछ जायज होता है। आज दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं कि ये 4 जंगों में भारत ने कभी हमारा पानी नहीं रोका। और कैसे मुस्कुरा के वो आदमी ये बात कर रहा था कि मसले होते रहते हैं, ये काम कभी दुनिया में किसी ने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है सौरभ, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और ये 9 साल के ब्रोकरेज के बाद हुई थी, वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल था, मगर ये कहीं ना कहीं प्रेशर डाल के भारत के इतना फायदा नहीं था जितना पाकिस्तान को इसको अनडू एडवांटेज मिला। क्योंकि इसमें 6 नदियाँ हैं, 3 हैं ईस्टर्न नदियाँ और 3 हैं वेस्टर्न नदियाँ। जो रवि, ब्यास और सतलुज वो ईस्टर्न नदियाँ हैं, उसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और जो वेस्टर्न नदियां हैं, जो इंडस है और झेलम है और चनाब है, उसका पाकिस्तान कर सकता है 80% और 20% हम कर सकते हैं। मगर आज तक हमने 5 से 7% से ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब करीब अगर हम अपना 20% शेयर भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दें तो तभी देखना क्या इंपैक्ट होगा। जनरल साहब, मजेदार बात है वो ये कह रहा है कि यार तुमने 71 में तो पानी नहीं बंद किया था, 65 में तो बंद नहीं किया, कारगिल में तो बंद नहीं किया, अब हाँ, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये बात कर रहा है कि अगर वहां पर हमने नहीं किया क्योंकि इंसानियत थी, मगर आप लोगों ने तो इंसानियत दिखाई नहीं, बल्कि ये तो हम कह रहे हैं
कि हमने 1965 में नहीं किया, 1971 में नहीं किया, 1999 में नहीं किया, मगर अब तो आप हद पार कर गए हो। आप जो है टेररिज्म का इस्तेमाल करते हो भारत के अगेंस्ट, और भारत को आप ये नसीहत देते हो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में, अभी तक हमने इसको तोड़ा नहीं है, हमने इसको अबेंस में रखा है, मगर आज डर पैदा है, आज पैनिक सेट है पाकिस्तान में, आज वो दुआएं दे रहे हैं, आज घबराहट है कि कहीं फ्लड ना आ जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए। ये आप अपने अंदर झांक के देखें, पाकिस्तान एक वो देश है जो कि अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर गया था 99 में कारगिल में। तो ये है पाकिस्तान। भारत एक ऐसा देश है कि ये सच्चाई है कि चारों लड़ाइयों में हमने नहीं किया, मगर वो समय चला गया। अब पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा जो टेररिज्म करता है भारत में। अब भारत सभी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान पे एक प्रकार से। दूसरी बात तो ये आप बेहतर बताएंगे, ये तो जितनी जंगें हुई हैं, गलती हमारी रही है, जंगों को हमने कभी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। 48 में हम यूएन चले गए, 65 की लड़ाई भी स्टेलमेट में, वो ताशकंद समझौता करने चले गए, 71 में हमने शिमला लेन को सब कुछ वापस कर दिया, कारगिल में तो हमने एलओसी पार नहीं की थी। एयर मार्शल साहब है, हमने हवाई जहाजों से तो बमबारी करी इनके ठिकानों पर, लेकिन एलओसी को पार तब भी नहीं किया। अगर इनमें से एक भी वॉर अपने अंजाम को पहुंची होती तो ये नौबत नहीं आती। देखिए 2001 का तो मुझे याद है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 1-2 में, मैं खुद डिप्लॉयड था और हम लोग पूरे उसमें थे, जोश में, आप जिसे कहते हैं फौजी तो जोश में आई जाते हैं कि अब हमें इस बार ज़रूर इनको जवाब देना चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ लाइक अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उसको आप वायलेट करते हैं तो ज़रूर आपके ऊपर उसका बदला लेने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। जैसे जनरल साहब ने कहा था ना, शक्ति से ही शांति आएगी। तो शक्ति आपके पास है, उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका लेवरेज नहीं लेंगे, तो शांति कैसे आएगी। और जहाँ तक ये भी, जल शक्ति भी हमारी शक्ति है, और मैं कह रहा हूं हम किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी मैच्योर डेमोक्रेसी या मैच्योर कंट्री ऐसा नहीं करता है। हिंदुस्तान एक अलग लेवल पर है, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उस संधि को, जो जितनी संधियां हमारी हैं, अगर उसको उसमें मानने लगें जिस तरीके से है, जैसे 20% की बात हो रही थी, अपने आप आपके यहाँ हर चीज की भुखमरी मच जाएगी। दूसरी हमारी, इन्होंने हमें एक मौका दिया है, इन्होंने कहा शिमला एग्रीमेंट जो है हम नहीं मानते हैं। अरे बहुत बढ़िया, अब तो हमें आपने रास्ता दे दिया पीओके जाने का, आप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, आइए, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट को मानना ही नहीं। आज आप हैं तो मैं चाह रहा था ये बात जरूर आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि अभी इनका जो वो लंदन में इनके हाई कमीशन में जो डिफेंस अटैचे था, वो अभिनंदन की, विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर लेकर के ऐसे गला काटने के इशारे कर रहा था इंडियन प्रोटेस्टर्स को। तो जरा ये अभिनंदन वाली बात भी हो जाए। ये तो मक्कार लोग हैं, ये कभी इन्होंने माना नहीं कि इनका F-16 भी हमारे उस विंग ने गिराया था। वो उसके सबूत भारत जो है वो दे चुका है। ये अपनी एयरफोर्स पर बड़ा इतराते हैं, इसका जवाब इनकी एयरफोर्स की जो नकेल है वो अमेरिका के हाथ में है। अभी इनके साथ एक समझौता हुआ है और इनको वो सामान दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, अपग्रेड के लिए F-16 की। F-16 इनके फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। अगर वो सामान इनको नहीं मिला तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे, जहाज उड़ेंगे ही नहीं। किसी भी जहाज की क्षमता को हम कैसे मानते हैं, किसी भी एयरफोर्स की क्षमता हम कैसे मानते हैं? वो मानते हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट आपने बात की और जो बम गिरा सकते हैं, बट मोर देन दैट नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट। अगर आपके पास बैटल डैमेज एयरक्राफ्ट को दोबारा लॉन्च करने की कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1, तो आप कैसे सेकंड सॉर्टी लॉन्च करेंगे? उससे पहले ये बात है, अगर आपका जहाज आता है तो आपकी सर्वाइबिलिटी नहीं है इन द एयर डिफेंस एनवायरनमेंट ऑफ द अदर कंट्री, तो फिर जहाज वापस कैसे जाएगा? ये दोनों नहीं है। हमारा जो एयर डिफेंस ग्रिड है सक्षम है, तैयार है, उसकी बहुत सारी बातें जनरल को। इनके पास जहाज हैं कैसे? F-16 अमेरिका की दिए हुए हैं, मोस्टली F-16 इनका मेन माना जाता है, J-17 है, J-20 है, ये चाइना वाले हैं। और चाइना वालों के जहाजों के प्रति हम लोगों का जो रुख रहता है उसको ना ही बताएं तो अच्छा है, बिकॉज चाइना अभी हमारा साथ दे रहा है तो उसको क्यों भड़काएं। तो बात रही, हमारा रुख उनके प्रति कोई बहुत वो नहीं है। हमें इतना पता है कि एक एक्सरसाइज में ये कहते थे हमारा जो J-20 है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हम इधर एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका J-20 उधर एक्सरसाइज कर रहा था, वो हमको विजिबल था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अर्स्टवाइल चीफ ने कहा है। अच्छा, तो जिसको ये अदृश्य मानते थे अपने, हाँ, वो दृश्य था, हमें पूरा दिख रहा था। तो उनसे जब ये सवाल मीडिया में आया तो चाइना ने ये बताया कि नहीं, उस वक्त हम स्टेल्थ मोड नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है भाई, आप नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि वो कैसे हैं और कहां तक चलेंगे। वो कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता हूं किस वक्त हम चाइना को इससे बाहर रखते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के वो खिलाफ हैं,
और उनको भी पता है कि उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है। और इस तरफ जो टैरिफ लगे हैं, जो यूएस से उनको अभी समझौता करना है, सब मिला जुला के जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो ये नहीं कह रही है कि चाइना अब इनको वैसा ही साथ देने की कोशिश करेगा जैसा ये सोचते हैं। अब सर वैसे तो इनकी पूरी कैबिनेट को इसी काम पे लगाया है कि मीडिया में जाकर के बोलो। आप रेल मंत्री का सुना दिया, अब मैंने इनके सूचना मंत्री की बात हमने कर ली, इनका प्रधानमंत्री, इनका रक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, सबके बयान हम आपको दिखा चुके हैं। होम मिनिस्टर रह गया था, वो क्यों पीछे रहे? इसका नाम है मोहसिन नकवी। उसने कहा पाकिस्तान भारत ने अगर एक कदम उठाया तो हम 2 कदम उठाएंगे, लेकिन हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते। बेगैरत किस्म की बातें करते हैं ये लोग, मक्कारी की बातें करते हैं। इन्होंने पहले भी एक बार ऐसे ही कहा था जब भारत पर हमला हुआ था पठानकोट का, तो हमने उनको अपने पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत दी थी, आपको याद होगा। इमेजिन कीजिए, दुनिया में इसका कोई और दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि 2 दुश्मन देश, एक ने दूसरे के एयरबेस पर हमला किया और वो देश उस देश की खुफिया एजेंसी को बोले कि तुम आके इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, आओ हम तुम्हें अपना एयरबेस दिखाते हैं। हमने इनको अपने एयरबेस में बुलाया था तहकीकात करने के लिए। हम जानते थे तब भी कि होना कुछ नहीं है, लेकिन इनको बोलने का मौका नहीं देना चाहते थे कि भारत मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। हमने कहा आगे देख लो, जांच कर लो। 26/11 में हमने इनको सारे सबूत दिए, ये नहीं माने। अब देखिए मक्कारी, पहले टीआरएफ जो है वो कहता है मैंने पहलगाम कराया, फिर बाद में कहता है मैंने नहीं कराया। पाकिस्तान के दबाव में शायद उसको अपना बयान वापस लेना पड़ा। अब ये फिर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं न्यूट्रल एजेंसी जांच करे, न्यूट्रल एजेंसी जांच करके बताए कि पहलगाम का हमला किसने कराया था। जनरल सोई, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं कल से बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है जिस हिसाब से इनके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम मिलिटेंट्स पाल रहे थे, कोई कह रहा था मोदी क्या करेगा, कोई बोल रहा है हमारा तो इसमें हाथ ही नहीं है। ये तो खैर बात पुरानी है। झूठ बोलना कोई अगर सीखना चाहे तो इनसे सीखे, बात को नकारना, बात को मोड़ना, बात को डाइवर्ट करना, इनसे सीखे। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज इंटरनेशनल न्यूट्रल एजेंसी क्या, भारत ने पूरे फोल्डर दे दिए, भारत ने पूरे जिस तरह से तार जोड़े हुए हैं वो सब पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर दिए। यही कारण है सारी दुनिया साथ में खड़ी है, सारी दुनिया आज भारत के साथ में है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, सबको पता है। और एक क्लियर कट प्रूफ है कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा था। रावलपिंडी से कहाँ से कॉल हो रही थी, कहाँ से इनके हथियार आए हैं, मिलिटेंट्स कहाँ से आए हुए हैं, ये सब बातें आज हमने पूरा दुनिया को दिखा दिया है। और ये रातों रात नहीं हुआ है। आज अगर इस तरह की दुनिया साथ दे रही है तो इसमें हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चला है कि लगातार दुनिया के साथ जो हमारे बेहतर संबंध बने, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी रही हो या किसी भी देश को मुश्किलात समय में हमने साथ दिया हो। और दुनिया आज समझती है कि भारत की सोच कितनी है, एक मैच्योर सोच है। और दुनिया ऐसे ही मान भी नहीं लेती सर किसी के कहने से। बिल्कुल। और इनकी सोच देखिए कि हर बात में न्यूक्लियर का बात ले आते हैं कि जो पॉलिटिशियन को देखिए कहते हैं लड़ाई नहीं, पहले हम न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार फोड़ देंगे, न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। यानी कि कितने गैर जिम्मेदाराना बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं जो शायद किसी भी अभी बयान सर खत्म नहीं हुए हैं, कुछ एक और बाकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में किराए के कातिलों को भेज रहा है तो दूसरी तरफ एलओसी पर बौखलाहट में बार बार सीज फायर भी तोड़ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार तीसरे दिन एलओसी पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है और यह फायरिंग कुतमारी गली और रामपुर सेक्टर की तरफ भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर के की गई है। हालांकि एलओसी पर तैनात भारतीय जवानों ने इस पाकिस्तान की फायरिंग का पूरा जवाब दिया है, बल्कि इससे ज्यादा ही मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक और खबर, सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कैमो में आतंकवादियों के 2 हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। इन दोनों हैंडलर्स को सेना और सीआरपीएफ ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार भी मिले हैं, 2 पिस्तौलें, 2 मैगजीन, 25 राउंड गोलियां और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। और ये घाटी में आतंकवादियों की मदद करते थे, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। इनके पास से हथियार बरामद होना सबूत है इस बात का कि ये एक्टिवली आतंकवादियों का साथ दिया करते थे, उनको छिपाने में भी लोग मदद करते थे। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर है, खौफ है। पाकिस्तानी नागरिकों का हौसला बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ के एक एक करके सारे मंत्री इस वक्त ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अपने लोगों में खुशफहमी पैदा की जा सके। भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया और इसको वो अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करके हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचा दी है, इससे भारत बहुत परेशान है।
ये मुझे लगता है सर ये कि जो मंत्री है इनका अपना आईक्यू तो लो है ही, कम से कम अपनी जनता को तो बेवकूफ मत समझो, सबके हाथ में वहां फोन होगा, गूगल कर सकते हैं। इंडिया की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री है। मैं आपको सरल शब्दों में अगर बताऊं, कोई पाकिस्तानी सुन रहा हो और ये खास तौर पर ये आदमी अगर सुन रहा हो, अगले 5 साल में हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बनेंगे और जितना तेल तुम लोग मिलकर के 1 महीने में तुम्हारे जहाज खर्चते होंगे इतना भारत में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस 1 दिन में खर्च देती है। तो ये उनकी डीप पॉकेट्स का अंदाजा लगाओ, उनके रिसोर्सेस का जरा अंदाजा लगाओ। और तुम कह रहे हो कि हमने एयर स्पेस बंद कर दिया, उनको चक्कर लगा के आना पड़ता है, उतना तेल उनका जो है बर्बाद होता है, इससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अरे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है तुमसे, हम तो झेल लेंगे। ये एयरलाइंस मैंने पहले भी कहा था, जब आप किसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं फ्लाई करने के लिए तो कुछ किराया उसको भी देते हैं। तुम्हारी तो 4 पैसे की आमदनी हो रही थी, वही बंद हुई है जनरल साहब। ये देखिए, ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा ये अपने देश के लिए चला रहे हैं। बिकॉज भारत की, जैसे आपने बताया सौरभ के, भारत की इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बल्कि ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये एयरलाइंस इनको एक मुआवजा देते थे यू फ्लाई कर, जब इसके ऊपर से फ्लाई करते थे। और दूसरा, ये जितने भी हम ये एक, मैं इसको सर्कस बोलूँगा, बिल्कुल सही, एक सर्कस स्टार्ट हो गया है इनके मिनिस्टर्स का, और जो इनको बोलने के लिए बोल रहा है वो है पाकिस्तान की फौज का ISPR, और इनको इकट्ठा एक्चुअली बुलाया जाता है, एक एक को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये बोलना है, और कोई भी इसके ऊपर तथ्य नहीं है, कोई भी रैशनल नहीं है। जंग तो हथियारों से ही लड़ेंगे और वो भी जबान से ही लड़ेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की फौज को मैंने अच्छी तरीके से स्टडी किया है, जब मैं आर्मी में भी था तो मैं इसको स्टडी करता था, आज भी मैं स्टडी करता हूँ। पाकिस्तान की फौज के पास 7 दिन से ज़्यादा एमुनिशन नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, पहले 10 दिन की लड़ाई के बाद आप देखेंगे इनकी जो डाउनग्रेडेशन होगा इनके वेपन सिस्टम्स का, इनके गन सिस्टम्स का, इनके एमुनिशन का, इनके लॉजिस्टिक्स का। और मैं एक बात और बताता हूँ, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स, हम इसको FOL बोलते हैं आर्मी में। पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान की फौज की गाड़ियाँ हैं, टैंक्स हैं, इनको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ये कहाँ से आएगा? क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ बाहर से आता है, और अगर हमारी इंडियन नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया इनको, तो इनका जो भी FOL है, जो पहले 10 दिन में एक्चुअली खर्च होगा, वो ये उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, और इनके पास इतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी नहीं है। इसीलिए आप ये इनके चैनल में इनके मिनिस्टर्स को देख रहे हैं, वो बोलते हैं हम लड़ाई नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात की आपने कहा, 10 दिन का रिजर्व है इनके पास। अच्छा, अभी श्रीवास्तव साहब एक बात कह रहे थे तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि अभी जंग तो छोड़ो, जंग तो जब होगी तब होगी, वो तो आगे हालात क्या बनेंगे और भारत कब जवाब देना शुरू करेगा वो हम देखेंगे। लेकिन अगर ये माहौल ही बनाए रखा ना भारत ने 1 महीना जंग का, केवल माहौल, ये अभी जो ये चल रहा है, इनकी टैंक इधर से उधर दौड़ रहे हैं, रेलवे पर चढ़ा करके टैंक यहाँ भेजो, अपना गश्त लगाओ, एयरफोर्स को फ्लाई कराओ, यही अगर इनको सर खाली 1 महीना माहौल ही बनाना पड़ गया तो? अरे आपने बिल्कुल सही बात पूछी, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। मान लीजिए ये अपनी सेना को अलर्ट पर रखते हैं, इसका मतलब वायुसेना को भी अलर्ट पर रखेंगे, इसका मतलब थल सेना को भी रखेंगे, जल सेना को भी रखेंगे। द कॉस्ट ऑफ हाई अलर्ट इज वेरी वेरी हाई फॉर एनी कंट्री। तो इनके लिए कम से कम 2 मिलियन से 3 मिलियन की कॉस्ट एक्स्ट्रा तो इसी की आएगी। पैसा कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं चला, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई असला नहीं चला, कोई बारूद नहीं चला, लेकिन इसको जो कैप शॉर्टेज कर रहे हैं ना, हम आवाज कर रहे हैं ऊपर से F-16 की, वो आवाज के बाद उसके कल पुर्जे के आवर्स निकल जाएंगे, जो उनके पास ईंधन है वो भी और खत्म हो जाएगा, और सारे जहाज बैठ जाएंगे जमीन पर। जहाज में हम रह चुके हैं, एक्सरसाइज के लिए भी उड़ा रहे, तो वेयर एंड टेयर तो हुई, वेयर एंड टेयर नहीं, एवरी कंपोनेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज आवर बेस्ड, फ्यूल पंप है आवर बेस्ड, इंजन है आवर बेस्ड। अब आपको उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। अगर सारा आप उड़ाते ही रहे तो सब सर्विसिंग में लग जाएंगे, तो अवेलेबल जहाज कौन से होंगे? जहाज को ऑपरेशनल स्टेट में रखने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, और एक 10 दिन की वॉर का जो एस्टिमेट है जिनको देना पड़ेगा $1 बिलियन का है इनके पास पैसा, सिर्फ असले का बता रहा हूं, और जो डैमेज होगा उसकी बात हो नहीं रही है। तो सवाल ये उठता है कि इनको अगर हम हड़का ही रखें, हम यही कहते रहें
अब हम आने वाले हैं। अगर इनके मन में ये डर बसा रहे, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बात एक और बयान छोटी से सी- मैं सुना दूं। छोटी सी बात हाँ, ऐड करना चाह रहा हूँ, क्विक वन, कि जैसे सर ने बताया बहुत बढ़िया बात है। एक छोटी टेक्टिकल एंगल से भी अगर हम सोचें कि आज वो तैयार है, आज मैं क्यों जाऊं? 5 दिन बाद जाऊंगा, तब तक वैसे ही थक जाएगा। दौड़ो, बिल्कुल दौड़ते रहो। हाँ, देखो सौरभ, इसमें एक और भी बात है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, और ये डरे हुए मोड पे भारत को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अब उसकी इकॉनमी वैसे ठप थी, अब सारा फोकस हो गया वार की तरफ, उसकी तरफ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार लेने की कोशिश करेंगे, डीजल पेट्रोल खर्च करेंगे, और आने वाले टाइम में जिस दिन लड़ाई होगी और जिस दिन भारत कुछ करेगा, उस तब तक उनकी काबिलियत और क्षमता नहीं रही। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, कोई देश लड़ाई नहीं लड़ सकता जब उसकी इकॉनमी परमिट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, वो 2-3 से ज़्यादा लड़ाई नहीं देख सकती। ना उसके पास डीजल है, ना पेट्रोल है, ना अम्यूनिशन है, वेपन उसके बहुत पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसका नेवल ब्लैकआउट हो गया तो फिर उसको जो रिप्लेनिशमेंट में है वो भी नहीं आ पाएगी। हाँ, कुछ देश इसको मदद करना चाहें, टर्की वगैरह, मदद कहाँ से करेंगे जब वो भेज ही नहीं पाएंगे कुछ। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को लगता है अभी डर, और मुझे लगता है इसीलिए वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के बारे में भी ज़्यादा जोर ले रहा है। पर भारत अब कुछ अभी नहीं भी मानने उम्मीद है वाला। उसको कि वो बैक चैनल बिल्कुल, वो कोशिश कर रहा है, ये सुनने में आया। मगर याद रखो सौरभ, अब आर पार की लड़ाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी ये साफ सुथरे शब्दों में कह दिया, देशवासियों को विश्वास दिलाया है, ये अब की बार वो नहीं होगा जो उड़ी के बाद हुआ या पुलवामा के बाद हुआ। इसके पास आर पार का है, ये वो आका जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, अब उनको जवाब देना है, उनके ऊपर हमला होगा, और उनको आगे पता चलेगा अगर भारत के साथ आप आतंकवाद करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगता है यही डर अभी पाकिस्तान। सर, अभी एक आखिरी बयान मेरे पास और इनका बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके सीनियर नेता यहाँ, इनकी अपनी पार्टी अलग और पार्लियामेंटेरियन है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई ना अमेरिका ना यूरोप हमारे समर्थन में तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं खोएंगे और पूरे देश का एक एक नागरिक हमारा जंग के लिए तैयार है। अच्छा, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जिस हद तक इस मामले को ले जाना चाहते हैं उसका दुनिया समर्थन नहीं कर रही है। मौलाना साहब, आपका कौन समर्थन कर रहा है, जरा ये तो बता दो। अभी ट्रंप ने कल ही तो कहा है, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बीच बचाव करेंगे, उन्होंने कहा ये तो सालों से इनके बीच में चल रहा है, देख लेंगे ये लोग, वो देख लेंगे। इनकी मदद को कौन आएगा? अब आप देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास, ये एक्चुअली सही नहीं है, और मैं इनको आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये मौलाना जो मिनिस्टर है इनके, इजराइल ने एक भारत को कमिटमेंट दिया है कि अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम इस जंग में शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं कि इजराइल आज एक ऐसा देश है जो लेबनान में भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है, और गजा में भी लड़ रहा है। अगर वो देश एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है तो आई थिंक आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है, कोम कोसा और लिमुआ। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक शेयरिंग, और लड़ाई के टाइम पे भारत को जो भी असला चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो आपका अमेरिका देगा, क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए उसको कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। चाइना भी पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज चाइना को भारत की भी जरूरत है। और टर्की की हम अगर इसको बात करें तो जो भी आज हेल्प चाइना को, ये पाकिस्तान को टर्की से मिल रही है, वो एक लड़ाई के बाद वो हेल्प शायद उसको ना मिल पाए, क्योंकि हमारी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दोनों ऑपरेशनल है आज, और वो अरेबियन सी में इस तरीके से ब्लॉकेड कर पाएंगे पाकिस्तान का। कराची पोर्ट ही है एक पाकिस्तान के पास जी, और जो ग्वादर है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कराची पोर्ट में भी कोई भी वॉरशिप्स, गनशिप्स बाहर से नहीं आ पाए। आई जस्ट वांट टू ऐड जस्ट वन, हमारी अमेरिका के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी ट्रीटी है, वो सबसे बड़ा है।
आपको ब्लू वाटर्स में पता चल जाएगा कौन सा जहाज कहां पर है और किस तरह का है, सौरभ? इसलिए ब्लॉकेट में बड़ा काम आएगा और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जगह से मिल सौरभ सकती है। एक बस 10 सेकंड सी 4 बेसिक एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन एग्रीमेंट। GSO-MI जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंट एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लिबियो लॉजिस्टिक एंगेज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एंड लास्ट में जो साइन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में की थी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब 4 चीजें कर सकते हो, एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, दूसरा आप पोर्ट्स की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हो, तीसरा आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे सकते हो, चौथा आप जो इंटेलिजेंस दूसरे नेटो के अलावा दूसरे देशों से शेयर नहीं करते वो भारत के साथ करते हो। आपका जो गलवान हुआ था जब चाइना ने के साथ, तो अमेरिका ने आपको पूरे सैटेलाइट से आपको पूरी इंटेलिजेंस दी थी चाइना के बारे में। ये वो समझना पाकिस्तान चाहिए, के खिलाफ भी देगा? देगा बिकॉज़ ये तो बेसिक Agreement है। हम स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है अमेरिका के। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग स्टूडियो में आए। जनरल सोई, एयर मार्शल श्रीवास्तव, मेजर जनरल कोचर और जनरल सिबाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।